नमस्कार। बीच बहस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगेंद्र सिंह देवल। शिक्षा जीवन को आधार देती है, शिक्षा जीवन का संचार करती है, शिक्षा मानव का नव सृजन करती है और शिक्षा ही वह कुंजी है जो हर समस्या और हर चुनौती से निपटने का हमें विश्वास और विचार देती है। पिछले साल से प्रारंभ हुई कोरोना महामारी ने जहां स्वास्थ्य के पक्ष को सीधे तौर पर सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, वहीं शिक्षा प्रणाली दूसरा ऐसा पहलू है जिसे कोरोना महामारी की वजह से चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। हालांकि केंद्र और सभी राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर अनेक ऐसे प्रयास किए हैं कि इस दौरान बच्चों को पढ़ाई से कोई बाधा ना हो, वो प्रभावित ना हो सकें। कोरोना काल में शिक्षा व्यवस्था की इन्हीं चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भंवरलाल जी। भंवरलाल जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर भंवरलाल जी अभी स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं समसा में, और स्कूल राजस्थान जो स्कूल शिक्षा है उसमें कमिश्नर के पद पर पदस्थापित हैं। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भंवरलाल जी, पहला सवाल आपसे यही बनता है कि इस वक्त जो कोरोना का दौर चल रहा है, हालांकि जो स्थितियां हैं कमोबेश रूप से पिछले साल की तरह ही विकट होती चली आ रही हैं, साथ ही पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्य भी चालू हो चुका है, लेकिन स्थितियां जिस तरह से बिगड़ रही हैं, मामले बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए प्रदेश की सरकार ने छोटी कक्षाएं हैं उनकी कक्षाएं स्थगित करती हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा। जैसा कि आपने अभी बताया कि कोविड-19 पिछले एक साल से हमारे जीवन को प्रभावित कर चुका है। बहुत ऐसे हमारे जीवन के आयाम हैं जिनको कोविड ने छुआ है। इसी तरीके से जो शिक्षा की जिस तरह से आपने बात की, तो हमारे जो विद्यार्थी हैं वह भी कोविड के कारण बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और हाल ही में जो ट्रेंड देखा गया है कि फिर से कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे हैं, और जब ये केस बढ़ने लगे उससे पहले जहाँ तक मैं राजस्थान में कक्षाओं की बात करूँ तो नवंबर में हमने सीनियर क्लासेस का जो रेगुलर अध्ययन है वो शुरू किया था। कक्षा 9 से 12वीं की जो कक्षाएं थी वो नवंबर सेकंड हाफ में हमने स्टार्ट की थी। इसी तरह जो छोटी क्लासेस थी हमारी 6ठी से 8वीं, उनका जो रेगुलर अध्ययन था वो हमने फरवरी में शुरू किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी फिर से मार्च के महीने से देखा जा रहा है कि कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। कोविड के बीच बच्चों की जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो, उनकी जो एग्ज़ाम अभी आ रही हैं आने वाले दिनों में वो प्रभावित नहीं हो, इसके लिए विभाग किस तरह से प्रयास कर रहा है? देखो, जैसे भी कोविड ने इम्पैक्ट किया था और लॉकडाउन जब लागू हुआ था तो सभी स्कूलें बंद कर दी गई थी, और वह सबसे कठिन समय था विद्यार्थियों के लिए, हम सब के लिए, और अभिभावकों के लिए बहुत कठिन समय था, क्योंकि बच्चों का भविष्य सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत और राज्य सरकार के निर्देशों के तहत भी शिक्षा विभाग ने कई ऐसे कदम उठाए जिससे कि बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित न हो। इसमें जो मुख्य कदम न उठाए उसमें हमने डिजिटल सामग्री बच्चों तक पहुंचाई जाए, इसके लिए स्माइल इनिशिएटिव राजस्थान सरकार ने शुरू किया, और उसको नियमित मॉनिटरिंग करके बच्चों तक और उनके अभिभावकों को भी इसमें हमने शामिल किया। टीचर्स का इसमें महत्वपूर्ण रोल रहा कि डिजिटल सामग्री बच्चों तक पहुंचाई जाए, और उनको रेगुलर मॉनिटरिंग साथ में किया ताकि वो शिक्षण सामग्री हम जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो भेज रहे थे वो उन तक पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। इसके साथ ही साथ में सरकार ने ये भी प्रयास किए कि अन्य जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसका भी उपयोग किया गया। इसमें मैं खास करके दूरदर्शन का भी जिक्र करना चाहूँगा कि दूरदर्शन के माध्यम से हमने शिक्षा दर्शन कार्यक्रम चलाया, जिसमें कि नियमित रूप से 3.5 से 4 घंटे जो डिजिटल हमारा जो कंटेंट था वो दूरदर्शन के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाया गया। साथ ही साथ में हमने इसमें शिक्षावाणी कार्यक्रम चलाया गया, जो कि रेडियो के माध्यम से बच्चों तक डिजिटल मतलब शिक्षण सामग्री पहुंचाई गई। और जो सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में खास करके जो देखने को मिली, क्योंकि हमारे यहाँ दूर दराज के क्षेत्र हैं और जो डिजिटल कंटेंट है या डिजिटल जो डिवाइसेस हैं उनकी उपलब्धता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी, जो कि डिजिटल पेनिट्रेशन काफ़ी कम है, और बच्चों के पास में खास करके अगर हम देखें तो डिजिटल डिवाइसेस की यहाँ पर काफ़ी कमी थी। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक विशेष कार्यक्रम भी चलाया जिसका हमने नाम दिया था कि आओ घर में सीखें। एक अभियान चलाया गया था जिसके तहत हमने बच्चों तक उनके शिक्षण जो उनकी कक्षाएं हैं उसके अनुरूप हमने वर्कबुक्स डिज़ाइन की और कार्य पुस्तिकाएँ उनके घर तक पहुँचाई,
और हमने इंश्योर किया कि हमारे जो टीचर्स हैं वो लगातार बच्चों के संपर्क में रहें, और हर टीचर कोरोना का जब लॉकडाउन था उस समय भी और लगातार उसके बाद से बच्चों से संवाद बनाए हुए हैं। और इन कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हमने जो बताए, इसके साथ में मैं एक और चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा जो कि ई कक्षा का इनिशिएटिव है। उसमें हमारे जो टीचर्स हैं उनका और हमारे CSR पार्टनर्स के माध्यम से हमने ये कोशिश की कि जो हमारे जितने भी क्लासेज हैं उनके सभी विषयों को हमने अभी डिजिटल कंटेंट तैयार किया है, उसको भी हमने अनेक प्लेटफॉर्म्स पे लॉन्च कर दिया है। और अब हमारी कोशिश है कि हमारे जितने भी ICT लैब्स हैं या स्मार्ट क्लासरूम जो हम लोग अभी लगातार इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उनमें भी ई कक्षा के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है। जी बहुलाल जी, जिन बच्चों की कक्षाएं अभी रेगुलर रूप से चल रही हैं, उन बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना आए, वो बाधित ना हो, साथ ही उनका जो स्वास्थ्य है उसका भी ध्यान रखा जाए, इसके लिए विभाग किस तरह के प्रयास कर रहा है? देखो, जब से कोविड-19 आया है और ये न सिर्फ स्कूल देखा जाए, हमारे सबके जो वर्क प्लेसेस हैं उसको बहुत इम्पैक्ट किया है। और अगर एक भी कोविड पॉजिटिव केस आ जाता है तो उसकी वजह से काफ़ी व्यवधान होता है जी। और छोटे बच्चे जिनका स्वास्थ्य मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसके लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाए हैं कि कोविड-19 से रिलेटेड जितने भी प्रोटोकॉल हैं, खास करके सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल हो, बच्चे सभी मास्क लगा कर आएँ। इसके तहत हमने निर्देश भी जारी किए हैं और लगातार अधिकारियों के माध्यम से भी हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं कि इन सब की पालना हो। और हमारा जो एक कंपोजिट स्कूल ग्रांट हम लोग स्कूलों में भेजते हैं, उसमें भी कुछ राशि इसमें खर्च करने के लिए हमने स्कूलों में निर्देश दिए हैं, ताकि अगर कोई बच्चा मास्क लगा के नहीं आ पा रहा है तो उनको भी स्कूल के स्तर से मास्क उपलब्ध कराया जाए। जहाँ तक बच्चों के स्वास्थ्य की बात है, उनके साथ किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो, इसका राज्य सरकार पूरा ध्यान रखती है। जी भंवरलाल जी, हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाने के लिए इस कोरोना के समय में सरकार ने काफ़ी प्रयास किए हैं, जैसे ई शिक्षा है, लाइव क्लासेज हैं, स्माइल प्रोग्राम जैसा आपने बताया, ऐसे कुछ नवाचार किए गए हैं। आपको क्या लगता है इन नवाचार से बच्चों को कितना कुछ फ़ायदा हुआ है और कितने ऐसे बच्चे हैं जो इस नवाचार से जुड़ पाए हैं? मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब से कोविड ने इम्पैक्ट किया है, तब से हम सभी की जीवन में डिजिटाइजेशन का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव रहा है और हम सभी कहीं ना कहीं डिजिटली ज़्यादा साउंड हुए हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो बच्चे हमारे घरों तक सीमित हो गए या जिनके पास में डिजिटल डिवाइसेस नहीं थे, उनको ध्यान में रखते हुए, जैसे मैं पहले भी बताया, हमने अन्य प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया, जिसमें कि मास कम्युनिकेशंस के जो चैनल्स हैं, जैसे कि दूरदर्शन हो गया, रेडियो हो गया, इनके माध्यम से भी हमने बच्चों की जो पढ़ाई है उसको जारी रखने का प्रयास किया। साथ ही साथ में जैसा राज्य सरकार ने ई कक्षा के माध्यम से भी ये कोशिश की है कि सभी बच्चों का सभी जो कक्षाओं का जो सिलेबस है, जो उसको हमने कंटेंट को डिजिटाइज किया है, ताकि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई परेशानी हो तो हमारे पास में डिजिटल कंटेंट तैयार रहेगा। और साथ ही हमने ये भी ध्यान दिया है कि इस समय का उपयोग किया जाए, और जब स्कूलें बंद थी तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी काफ़ी जोर दिया है। खास करके डिजिटाइजेशन के माध्यम में मैं बताना चाहूँगा कि ICT लैब्स और स्मार्ट क्लासरूम पर हमने विशेष फोकस दिया है। और राज्य सरकार के प्रयासों से अभी हाल ही में हमने भारत सरकार से भी 3000 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम स्वीकृत कराए हैं, जिसका भी कार्य अभी आने वाले समय में किया जाएगा, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल डिवाइसेस का उपयोग आने वाले समय में कर सकें। जी भंवरलाल जी, कोरोना के इस समय में जो इस संकट विपत्ति का जो समय था, इस समय में घर बैठे हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा है ये कार्य। कोरोना काल में जो शिक्षा में बहुत सारी हमें सक्सेस स्टोरीज जो हैं वो भी हमारे सामने आई हैं। इस समय में जैसे बच्चों के नामांकन बढ़ाना, ऐसे बहुत सारे कार्य हैं, सरकारी स्कूलों की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ाना, ये इस तरह के नवाचार जो हुए हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड-19 लॉकडाउन के बाद से ही राज्य सरकार का विशेष फोकस था कि बच्चों से हम लोग कनेक्टेड रहें, और हमने प्रयास किया कि हमारे टीचर्स लगातार बच्चों से संपर्क बनाए रहें। और मैं इसमें विशेष जिक्र करना चाहूँगा कि हमारे जितने भी शिक्षा विभाग के जो भी हमारी टीम है, माननीय मंत्री महोदय के निर्देशन में हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छा काम किया और बच्चों से लगातार संवाद बनाए रखा। जब हमारे स्कूलें बंद भी थी तब भी टीचर्स, एक टीचर 5 बच्चों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करते थे कि उनकी जो पढ़ाई है वो लगातार जारी रहे।
और जो इनिशिएटिव जिनका पूर्व में हमने जिक्र किया कि स्माइल का हमारा इनिशिएटिव हो, शिक्षा दर्शन हो, शिक्षा वाणी हो, और आओ घर से अभियान जो हमने आओ घर में सीखें अभियान जो हमने चलाया, जिसमें हम लोगों ने जोर दिया कि कार्य पुस्तिकाओं के माध्यम से बच्चों को उन्हीं के घर में पढ़ाया जाए। और साथ ही साथ में हमने ये भी विशेष फोकस दिया कि अभिभावक हैं उनकी भी हमने लगातार काउंसलिंग जारी रखी, ताकि बच्चे किसी भी स्तर से अकेला महसूस नहीं करें और उनका जो शिक्षण है वो जब भी वापस स्कूलें खुलती है तो वो कनेक्टेड फील करें वापस आकर। जी भंवरलाल जी, कोरोना की वजह से काफ़ी लंबे समय से स्कूल जो हैं वो बंद रहे, बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा बहुत रहा वो व्यवधान रहा। इस बारे में शिक्षा व्यवस्था जो है, राजस्थान की शिक्षा प्रणाली है, इसको जो मजबूत करने के लिए विभाग द्वारा जो प्रयास किए गए, उनमें ज़मीनी स्तर पे किस तरह से आप बदलाव देखते हैं? इसमें हमारा जो विशेष फोकस रहा है वो डिजिटली हम लोग किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करें, उस पर हमारा विशेष फोकस रहा है। और आने वाले जो हमारी अभी हम लोग एनुअल प्लान तैयार कर रहे हैं, जो कि समग्र शिक्षा का एनुअल प्लान तैयार होता है, जो भारत सरकार से स्वीकृति जारी होती है, उसमें भी हमारा विशेष फोकस रहेगा कि हम लोग जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो हमारे आईसीटी लैब्स हैं, जो हमारे स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, उन पे हम लोग विशेष ध्यान दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे स्कूलें हैं वह इससे कनेक्ट हो पाए। कि आने वाले समय में इस तरह की कोई भी अगर दुविधा उत्पन्न होती है तो हम लोग हमारे बच्चों से लगातार कनेक्टेड रह सकते हैं और उनको हम लोग डिजिटल कंटेंट आसानी से भेजे जा सकते हैं, ताकि उनकी शिक्षण सामग्री इम्पैक्ट ना हो। जी भंवरलाल जी, इस बार के बजट में काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रावधान दिए गए हैं, काफ़ी नए नए नवाचार किए गए हैं। मैं बताऊं आपको अगर इस बारे में कि जो 1200 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात कही गई है, विभाग कितना कुछ तैयार है इसके लिए? क्या विभाग के पास इतना आधारभूत ढांचा विकसित है, या इसके लिए किस तरह के प्रयास अभी बाकी हैं? इस बार का जो हमारा राज्य सरकार का जो बजट था उसमें विशेष शिक्षा पर विशेष फोकस दिया गया है। जी। और जैसा कि आपने बताया कि 1200 से अधिक महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों की स्थापना है। जी। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी घोषणाएं हैं, और बच्चों के अधिगम स्तर को भी इम्प्रूव करने के लिए भी इसमें बैक टू स्कूल एक कार्यक्रम चलाया जाएगा, उसकी भी घोषणा की है। इस तरह के बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं एजुकेशन सेक्टर में की गई है। उसकी तैयारी विभाग स्तर पर पहले से ही कुछ चीज़ों की तैयारी हमने हमारे स्तर से कर ली थी, और कुछ एक्शन प्लान अभी तैयार किया जा रहा है, जिसमें बजट रिक्वायरमेंट जो भी है उसको हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को भेज रहे हैं। और विभाग पूरी तरीके से तैयार है कि जो इस बार बजट घोषणाएं करी है उनको हम लोग समयबद्ध रूप से पूर्ण कर पाएंगे, ताकि आने वाले समय में जो शिक्षा का एक बुनियादी जो ढांचा है स्टेट में, उसमें काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। जी भंवरलाल जी, सरकार का एक सपना होता है समग्र शिक्षा का सपना, सब तक शिक्षा पहुंचे, सब तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे। इसके लिए विभाग किस तरह से तैयार है कि हर बच्चे तक एक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे और हर बच्चा है वो शिक्षित हो, समाज में आगे बढ़े? समग्र शिक्षा, जैसा आपने बताया, इसका जो मेन जो मीनिंग है कि हम बच्चों को हर तरह से एम्पावर करें। एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इसमें एक विशेष फोकस है। और इसमें जो हमारे चाहे CWSN के बच्चे हो, जिनमें विशेष योग्यता वाले बच्चे हो, चाहे बालिका शिक्षा हो, इसमें हम लोग कोशिश करते हैं समग्र शिक्षा के तहत कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें वो सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए करें, ताकि विशेष आवश्यकता हो या गर्ल्स हो, उनको सभी को हम लोग इंक्लूड करें। और उनकी जो चुनौती अलग अलग तरह की होती है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। विशेष करके जो हमारी बालिकाएं हैं उनको हम लोग जैसे सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग है, और उनसे उनकी जो एज के साथ में जो ग्रोथ के रिलेटेड जो चीज़ें होती है उनको भी हम लोग ध्यान में रखते हैं। और साथ ही साथ में मैंने और बताया आपको कि इस बार विशेष फोकस जो है हमारा डिजिटाइजेशन पे भी रहेगा। तो जो एक्शन प्लान तैयार हो रहा है उसमें हम लोग स्मार्ट क्लासरूम और हमारे जो ICT लैब्स हैं उनको और ज़्यादा सुचारू रूप से चलाया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में इसकी पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। जी भंवरलाल जी, अक्सर देखा जाता है कि बालकों के मुकाबले बालिकाओं का जो शिक्षा का जो रेशो है वो कम रहता है, और राजस्थान जैसे प्रदेश में अगर देखा जाए तो दूर दराज के इलाकों में बालिकाओं की शिक्षा का स्तर है जो वो कम मिलता है बजाय बालकों के। कोरोना के इस वक्त में जहाँ
स्कूल काफ़ी लंबे समय से बंद रही, तो बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से घर वाले ऐसे हैं जिन्होंने बालिकाओं को शिक्षा के स्तर, जो शिक्षा था उसके द्वार से दूर कर लिया है। इसके लिए विभाग किस तरह से प्रयास कर रहा है कि बालिकाएं वापस स्कूलों से जुड़ सकें और वो शिक्षा प्राप्त कर सकें? जैसा आपने बताया कि कोविड-19 के कारण स्कूलें जब बंद रही और विशेष करके हमारी जो बालिकाएं थी, सीनियर क्लासेस की बालिकाएं थी, उनमें से कुछ बच्चियां ऐसी होंगी जिन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया होगा या जो वापस स्कूल आने की स्थिति में रहेंगी या नहीं रहेंगी। इसको हम लोग रोकने के लिए हमारे जो टीचर्स हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि वो एक एक विद्यार्थी से संवाद कर रहे थे और विशेष करके हमारा जो फोकस रहेगा बैक टू स्कूल कार्यक्रम अभी आने वाले सत्र में जब शुरू होगा जुलाई में, तो उसके बाद में विशेष फोकस रहेगा कि जो बच्चियां हैं हमारी वह स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं हो। उसके लिए हम लोग अभियान चलाएंगे और एक आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जो बच्चे हैं, इस बार कोविड के कारण बहुत सारा माइग्रेशन भी हुआ है, उस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी हम लोग डोर टू डोर सर्वे करके कैंपेन चलाएंगे और सभी बच्चों को, विशेषकर जो हमारी गर्ल्स हैं, उनको हम लोग वापस स्कूल तक लेके आएँ। और कोविड-19 के बाद में भी जब हमारी स्कूलें खुली थी तो मुझे खुशी है कि जो सरकारी स्कूलों में है उसमें नामांकन 8 से 10% लगभग हर क्लास में बढ़ा है। तो राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो कदम उठाए हैं शिक्षा के प्रति, उससे वापस सरकारी स्कूलों की तरफ जो रुझान है वो बढ़ा है। और जैसा पहले बताया कि बालिकाओं की शिक्षा इम्पैक्ट नहीं हो, उसके लिए जो बैक टू स्कूल कार्यक्रम है उसमें विशेष ध्यान दिया जाएगा। जी भंवरलाल जी, बोर्ड परीक्षाओं में जो छात्रों की सुरक्षा है और कोविड जो गाइडलाइन है उसकी पालना करने के लिए विभाग कितना मुस्तैद है और क्या विभाग ने आगे की रणनीति बनाई है इसके लिए? कोविड-19 की अभी जो परिस्थितियां देखने में आ रही है उसको ध्यान में रखते हुए विभाग के स्तर पर विशेष प्रयास किए जा रहे हैं कि कोविड-19 की परिस्थितियों में भी हम लोग बोर्ड एग्जाम करा पाएँ। आपको ध्यान होगा पिछली बार भी असमंजस की स्थिति थी जब कोविड-19 के केसेज इस समय बढ़ गए थे और बोर्ड एग्जाम कराना अपने आप में चुनौती थी, लेकिन राजस्थान ने एक अनूठा उदाहरण पेश किया जब ऑफलाइन बोर्ड एग्ज़ाम शेड्यूल तरीके से करवाकर और बहुत ही कम समय में भी पिछली बार रिजल्ट भी पेश किया। उसी चीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इस साल भी हमारी जो पूरी है बोर्ड की तैयारी पूरी है और कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए हम लोग बोर्ड जो परीक्षा हैं उसको समयबद्ध रूप से करा पाएंगे। जी भंवरलाल जी, स्कूलों में अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा माहौल भी बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। सरकार इस दिशा में और क्या प्रयास कर रही है? जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभिभावकों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ ही साथ में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जो स्कूल का संचालन है वो वहाँ के पेरेंट्स की देखरेख में हो, वहाँ पर किन चीज़ों का अभाव है और जो हमारे टीचर्स जो वहाँ पढ़ा रहे हैं उनकी जो एक तरह से लोकल फीडबैक हमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से मिलता है। इसके लिए सरकार ने SDMC और SMC कमिटीज़ का गठन किया हुआ है, जो कि स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी और स्कूल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग कमेटी के नाम से जानी जाती है, जिसमें कि स्थानीय पेरेंट्स भी उसमें शामिल किए जाते हैं और जो स्थानीय प्रिंसिपल है उसकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है। और हमारा फोकस रहता है कि SDMC और SMC का हम लोग जब सत्र शुरू होता है तो उसके विशेष प्रशिक्षण करवाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो अभिभावक हैं वो इससे जुड़ें और अपना फीडबैक दें। और ख़ास करके जो सरकारी स्कूलों में अगर बेसिक संसाधनों की भी अगर कमी होती है तो SDMC और SMC के माध्यम से हम लोग अभिभावकों को प्रेरित करते हैं कि स्कूल की छोटी मोटी समस्याओं को अभी किस तरह से मिल बैठकर उसका निदान किया जा सके और एक ऐसा वातावरण बनाया जा सके जिससे कि बच्चों की शिक्षा बहुत बेहतर हो सके। जी भंवरलाल जी, स्कूली स्तर पर जो बच्चों की जो हर क्षेत्र में उनके कौशल को बढ़ाने के लिए और उनकी जो रुचि है उसको पहचान कर और उस क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है? अभी हाल ही में जो नई शिक्षा नीति जारी हुई है उसमें भी जो स्किल डेवलपमेंट है उस पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है। जी राजस्थान में हाल में फ़िलहाल 905 स्कूलें ऐसी है जिसमें कि वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और इसमें 12 अलग अलग ट्रेड्स में अभी वोकेशनल एजुकेशन चलाई जा रही है। शिक्षा नीति के तर्ज पर अभी जो हमारा नया एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं उसमें हम इसमें अधिक स्कूलों का कवरेज इंश्योर करेंगे और हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इस ट्रेड्स को भी डाइवर्सिफाई किया जाए ताकि राजस्थान की जो लोकल जोग्राफिकल कंडीशंस है या यहाँ पर जिस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें कि अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को हम लोग इस तरह के कोर्सेज या नए ट्रेड इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं ताकि बच्चे
स्किल भी गेन करें और उनको एक मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट भी वापस यहीं पे मिल जाए। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जो हमारे ट्रेड्स हैं उसको भी हम लोग डाइवर्सिफाई करेंगे और जो ये 905 स्कूल हैं इसकी भी संख्या हम लोग अगले साल बढ़ाएंगे। जी भंवरलाल जी, ग्रामीण क्षेत्र से काफ़ी ऐसे बच्चे हैं इन दिनों में जो देखने को आ रहा है, जो बहुत आगे बढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और अच्छे परिणाम के साथ आगे आते हैं और फिर आगे अपने जीवन में बेहतर कुछ करके दिखाते हैं। ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार किस तरह के प्रयास कर रही है? आपने सही फरमाया। जो अभी लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्ज़ाम रिजल्ट हुए थे उसमें भी अगर हम पिछले साल के परिणामों की बात करें तो ग्रामीण प्रतिभा भी उभर कर आ रही है जी। और सरकार अलग अलग प्रयासरत रहती है कि ग्रामीण जो क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं उनको हम लोग आगे बढ़ाएं। इसके लिए छात्रवृत्ति की योजनाएं भी चलाई जाती है जी। और इस साल बजट में भी हमने घोषणा की है कि जो हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं उनको कोचिंग के माध्यम से, ताकि अगर वो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहें तो उनको निःशुल्क कोचिंग जो है वो सरकार कराएगी और इसमें विशेष वर्ग पे भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो बच्चे अगर वो अंडर प्रिविलेज्ड उससे और रूरल बैकग्राउंड से जो बच्चे आ रहे हैं उन पर हम लोग विशेष फोकस करेंगे कि इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। जी भंवरलाल जी, आप स्वयं भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और आप भी एक ग्रामीण परिवेश से आए हैं और इस वक्त जो कोरोना का समय चल रहा है, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो स्कूली शिक्षा के बच्चे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो आगे बढ़ें जीवन में और इस कोरोना जैसी महामारी से जीत कर कुछ करके दिखाएं? मैं सबसे पहले बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो विषम परिस्थितियाँ होती हैं यही हम सबके व्यक्तित्व में एक नया निखार लेके आती है और ये एक तरह से चैलेंजिंग टाइम है, स्टूडेंट्स के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है और सभी जनमानस के लिए एक बहुत चैलेंजिंग समय रहा है। तो बच्चों को भी धीरज रखना होगा क्योंकि साल भर से छोटी क्लासेस के जो हमारे खास करके जो बच्चे हैं वो साल भर से बाहर नहीं निकल पाए हैं कोविड के कारण। तो ये एक बहुत चैलेंजिंग टाइम रहा है, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस रखना होगा और साथ ही साथ में मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि वो अपने जीवन में जो भी कार्य करना चाहते हैं, जो भी उनका टारगेट है, उसके बारे में ध्यान दें कि वो अपने जीवन में क्या चाहते हैं, क्योंकि टारगेट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है और अगर हम अपने टारगेट की तरफ डिसिप्लिन से और हार्ड वर्क से अप्रोच करेंगे तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो हम लोग हासिल नहीं कर सके। तो बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो कठिन समय है ये भी धीरे धीरे गुजर जाएगा और इसमें अपना हौसला बनाए रखें। जी भंवरलाल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बच्चों के साथ जो कोरोना के समय में जिस तरह की परिस्थितियां पेश आ रही हैं उनको इस बारे में आपने बताया, उनको कोरोना से किस तरह से निपटना है, एक टारगेट ओरिएंटेड होना है और अपने जीवन में कुछ करके दिखाना है, इसके बारे में आपने बताया। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।